श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि सब सर्वविदित है कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था तो सीज फायर होने के बाद एक चर्चा आम हो गई कि कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और तुलना कैसे हो सकती है। तुलना हो ही नहीं सकती है, ऐसे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों का कहना था। और इनका यह कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कहाँ एक दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा एक फिलिस्तीन जैसे इस्लामिक आतंकी देश को मान्यता प्रदान करना, और जबकि ज्ञात हो कि उस समय किसी भी देश ने इस फिलिस्तीन जैसे आतंकी देश को मान्यता देने का काम किसी ने नहीं किया था। और उस समय भारत सरकार के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उन्होंने ही फिलिस्तीन जैसे इस्लामिक आतंकी देश को मान्यता देने का काम किया था। और जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी आतंकवादियों को जड़ से मिटाने का काम कर रहे हैं, तो तुलना कैसे हो सकती है। कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्योंकि एक वो समय था कि जब इस्लामिक देशों के संगठन में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और ज्ञानी जैल सिंह शामिल होने के लिए पहुंचे, तो पाकिस्तान के ऐतराज़ जताने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को उस इस्लामिक देशों की मीटिंग से बेइज्जत होकर वापस लौटना पड़ा था। और जबकि आज एक वो समय है जहां पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है, और इक्का दुक्का देश से इस पाकिस्तान को कोई भाव भी दे रहा है, पूछ रहा है। और इस पाकिस्तान को जो भी भाव दे रहा है उसमें दो देश हैं, अजरबैजान और तुर्की। और तुर्की वो देश है जो कि एक लंबे अरसे से पाकिस्तान का साथ देने का काम करता आ रहा है। ये वही तुर्की है जहाँ से खिलाफत आंदोलन की बात निकली थी, और इस खिलाफत आंदोलन में भी इस तुर्की का ही बहुत बड़ा हाथ था। और ये वही तुर्की है जो हमेशा ही कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का काम करता है। तो तुर्की जैसे एक ऐसा फरामोश देश से आप आशा भी क्या कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति आज इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बता रहे हैं, तो तब सन 1971 में इस लेडी आयरन इंदिरा गांधी को पीओके लेने से किसने रोका था। जब वो इतनी बड़ी लेडी आयरन थी तो पीओके अपने समय से खतरे में ही भारत का हिस्सा हो गया होता, तब क्या दिक्कत थी। तब वो पीओके वापस क्यों नहीं ले पाई। क्या उनके कान में किसी ने जाकर कहा नहीं कि आप लेडी आयरन हैं, आप पीओके को वापस ले ही आए। या इनके कार्यकर्ता उन्हें बताना भूल गए थे कि आप लेडी आयरन हैं, पीओके ले आइए। इस पीओके का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आज जो भी ये प्रश्न कर रहे हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीओके नहीं ले पाए, तो कृपया ऐसे लोग बताने का काम करेंगे कि पीओके दिया किसने था, पीओके गया कब था,
और उसमें प्रधानमंत्री के पद पर कौन आसीन था। पीओके जब भारत के हाथ से गया था वो सन 1948 की बात है, और तब हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर तथाकथित पंडित, तथाकथित चाचा विराजमान थे। और जो भी ये कह रहे हैं कि कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुलना हो ही नहीं सकती है। तुलना कैसे हो सकती है? सच ही तो कहा। जिस इंदिरा गांधी के शासन काल में 1971 में जब युद्ध हुआ था तो 54 भारतीय सैनिक जो कि पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे, उन्हें ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि लेडी आयरन कहलाती हैं, उन्हें वापस छुड़ाकर क्यों नहीं ला पाई? अगर लेडी आयरन थी तो हमारी भारत की सेना, जो 54 भारतीय सेना जो पाकिस्तान के कब्जे में थी, उन्हें तो वापस ले आती। तो क्या उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि वो आयरन लेडी है? और जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के शासनकाल में हम सब ने देखा कि अभिनंदन, जो हमारे इस भारतवर्ष, इस हिंद की सेना के जांबाज सैनिक थे, वो सकुशल भारत वापस लौट कर आए। और अब और आज वो समय है, ये समय है कि सीज फायर के समय में भी हमारे वीर जवान भारतवर्ष के इस माँ भारती के सपूत पूनम साहू सकुशल वापस लौटकर आ गए हैं। तो आप ही बताएं, तुलना कैसे हो सकती है? कहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी? और तो इसी आधार पर जो उनका कहना है कि तुलना कैसे हो सकती है, श्रीमती इंदिरा गांधी भारतवर्ष की वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने रूस के दबाव में डीआरडीओ और इसरो को काम करने से रोक दिया, काम नहीं करने दिया। तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसरो और डीआरडीओ को यदि स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया होता तो आज हमारी यह डीआरडीओ और इसरो नासा से कहीं आगे होती। और जो भी सज्जन श्रीमती इंदिरा गांधी उर्फ मैमुना बेगम को आयरन लेडी कहकर पुकारने का काम कर रहे हैं, क्या इसलिए कर रहे हैं कि बिना किसी शर्त के पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को 6 महीना बैठाकर खिलाया पिलाया और बदले में पीओके वापस नहीं ला पाई? यदि उन्हें 93 सैनिकों को छोड़ने के एवज में भारतवर्ष के पीओके को वापस ले आई होती तो समझता मैं कि, और सभी समझते कि वो वास्तव में लेडी आयरन है। ये कहाँ की और किस आधार पर लेडी आयरन? क्या कोई भी शर्तें पूरी करती है जो कि ये आयरन लेडी कहलाने की हकदार हो? और आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री को कोसने में लगे हुए हैं कि ये पीओके नहीं वापस ला पाए, इस बात का अफसोस हम सभी भारतीयों को है। क्या इंदिरा गांधी को आयरन लेडी इसलिए कहा जा रहा है कि जब गौ रक्षा पर कानून बनाने की मांग का गुलजारी लाल नंदा ने समर्थन किया था, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री के पद पर आसीन थे, और प्रधानमंत्री के पद पर आसीन श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो गौ रक्षा आंदोलन का समर्थन करने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुलजारी लाल नंदा को गृह मंत्री के पद से हटा दिया था। तो क्या इसीलिए ऐसे लोग श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कह रहे हैं? आयरन लेडी किस आधार पर कह रहे हैं ये सभी? क्या, क्यों और किस आधार पर तथाकथित श्रीमती इंदिरा गांधी लेडी आयरन हो गई? जब सन 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोपा था तो
6 महीने तक पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को मुफ्त में बैठाकर खिलाने का काम किया। और भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में 4,000 सैनिकों की जान चली गई थी और करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे। तो 4,000 सैनिकों की जान चली गई थी और करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे, और बदले में मिला क्या? पहले एक तरफ इस्लामिक दुश्मन देश था, और इस 71 के युद्ध के बाद दो तरफ से दो इस्लामिक दुश्मन देश हो गया। तो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ वही पूर्वी पाकिस्तान जो टूट करके बाद में एक बांग्लादेश रूपी एक इस्लामिक दुश्मन देश हो गया। ज्ञात हो कि जब 71 का युद्ध हो रहा था तो तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को आगाह किया था कि इस बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से जुड़कर जो कि पूरी पाकिस्तान था, इसे इस्लामिक देश न बनने दें और इसे भारतवर्ष का अभिन्न हिस्सा बना लें, अभिन्न अंग के रूप में शामिल कर लें। लेकिन तुष्टीकरण की नीति के कारण हमारी तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पूरी पाकिस्तान को एक अलग इस्लामिक देश बनने में मौका दिया और उससे भारतवर्ष का अभिन्न हिस्सा नहीं बनाया, और नतीजा आज हम सबके सामने है। 1924 ईस्वी से लेकर अब तक क्या क्या हो रहा है और क्या क्या उसमें हुआ है। 1924 ईस्वी से लेकर अब तक हमारे सनातनी हिंदुओं का किस प्रकार से बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है, हत्या हो रहा है, निश्चित हत्याएं हो रही है, और कैसे हमारी माँ बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और कैसे हमारे सनातन हिंदू धर्म के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम, तोड़ने का काम किया जा रहा है, यह सर्वविदित है। तो महिमा मंडल में जो भी कर रहे हैं और जो भी इस बात का ढोल नगारा बजा रहे हैं कि कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी और तुलना हो ही नहीं सकती है, तो मैं बता दूं कि वियना एक्ट और यूएनओ की नियमावली के तहत युद्ध थोपने वाले देश से पाकिस्तान से युद्ध में हुए क्षति की क्षतिपूर्ति नहीं करवा पाई थी, क्योंकि वियना एक्ट और यूएनओ की नियमावली के अनुसार जो देश युद्ध थोपता है उससे होने वाली हानि की उससे होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करने का अधिकार है, और जिस देश पर युद्ध थोपा गया है वो बदले में हुए अपने हानि की क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार रखता है। तो अब आप ही बताएं ये किस आधार पर लेडी आयरन है? यदि लेडी आयरन होती तो जिस पाकिस्तान ने भारतवर्ष पर युद्ध थोपा था उस पाकिस्तान से हुए अपने क्षति की क्षतिपूर्ति वो करवा लेती, लेकिन नहीं करवा पाई। जिस मैमुना बेगम उर्फ दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी को जो भी गोदी मीडिया लेडी आयरन बता रहे हैं, इस मैमुना बेगम उर्फ दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी की सच्चाई जाननी है तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि मलय कृष्णधर के द्वारा लिखित पुस्तक ओपन सीक्रेट का अध्ययन करें। मलय कृष्णधर के द्वारा लिखित पुस्तक ओपन सीक्रेट का अध्ययन करने पर पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी और कैसी लेडी आयरन थी, ये वाकई लेडी आयरन थी भी या नहीं थी। और मलय कृष्णधर के द्वारा इस बात का भी दावा किया गया है कि सोनिया गांधी जो कि केजीबी की जासूस होने का उन्होंने दावा किया है। और साथ ही साथ जो लोग भी श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कह रहे हैं, यदि उन्होंने मलय कृष्णधर द्वारा लिखित पुस्तक ओपन सीक्रेट का अध्ययन किया, मलय कृष्णधर के द्वारा लिखित पुस्तक ओपन सीक्रेट का अध्ययन कर ले, तो यह ज्ञात होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार में कैबिनेट मंत्री और
2 दर्जन सांसद वास्तव में केजीबी रूस के जासूसी एजेंसी के लिए एजेंट का काम करते थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में कैबिनेट मंत्री और केजीबी रूस के जासूसी एजेंट का जो काम करते थे, जिनके सरकार में ऐसे लोग थे जो कि केजीबी के जासूस एजेंट के रूप में काम करते थे, तो ऐसी नेत्री किस आधार पर लेडी आयरन हो सकती है? तो मलय कृष्णधर के द्वारा लिखित पुस्तक में उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर भी दावा किया है कि ये भी सोनिया गांधी केजीबी की जासूस रही हैं। परमाणु से अवश्य पता चलता है कि दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी एक लेडी आयरन तो नहीं, हाँ, एक तानाशाह तो अवश्य थी, एक निर्मम तानाशाह तो अवश्य थी। यह ज्ञात हो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही आपातकाल लगी थी, और यह आपातकाल 21 महीने तक रही थी, 21 मंथ तक, यानी 1 साल 9 महीने। और इसी आपातकाल में इन्होंने भारतवर्ष के संविधान में के प्रस्तावना में छेड़छाड़ किया। और यह ज्ञात हो कि जो भी संविधान विशेषज्ञों के द्वारा कि भारत की प्रस्तावना में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 76 के माध्यम से भारत दिवस के संविधान में छेड़छाड़ किया, और इसमें इन्होंने 3 शब्द डलवा दिए। पहला सोशलिज्म, सोवेरियन, और तीसरा सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और सोवेरियन। जब 1950 में जब संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय भारतवर्ष के संविधान में कहीं भी ये 3 शब्द नहीं थे। और जब इससे भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग किया गया, और सेकुलरिज्म का जब ट्रांसलेट करके से धर्मनिरपेक्ष करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया, तो एलन सिंघवी के पिता ने खास करके मना किया था कि यदि सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा तो देश का बंटाधार हो जाएगा, देश में आए दिन कत्लेआम होता रहेगा, निशंस हत्या होती रहेगी, और देश में अशांति का वातावरण हो जाएगा, और सद्भावना का वातावरण खत्म हो जाएगा। लेकिन इस जिद्दी तानाशाही श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मन से सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष कर दिया, और ये बहुत बड़ा भारतवर्ष को अंदर से अंदर खोखला करने का काम उन्होंने किया, जघन्य अपराध किया। तो जिससे श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा जघन्य अपराध किया, वो भारतवर्ष के इतिहास में इन्हें कैसे बताया जा रहा है कि वो लेडी आयरन थी। लेडी आयरन होती तो अपने अच्छे गुण से, अपने कर्मों से होती, लेकिन जो ऐसा काम करे उसे लेडी आयरन कहना सासे गलत है। जो हिटलरशाही का काम करे, जो तानाशाही का काम करे, वो लेडी आयरन कहलाने की अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। और ज्ञात हो कि आज के समय 10 बौद्ध देश, 57 इस्लामिक राष्ट्र और 130 ईसाई देश, और सिर्फ भारत ही सेकुलर देश अर्थात धर्मनिरपेक्ष देश क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो भी मेमुना बेगम उर्फ इंदिरा गांधी का महिमा मंडन कर रहे हैं, और जो भी ये कह रहे हैं कि कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी और तुलना कैसे हो सकती है, तो ऐसे महाशयों को यह पता होना चाहिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी बाबर को अपना पूर्वज मानती थी, तो तुलना कैसे हो सकती है? क्योंकि एक तरफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी मंदिर मंदिर जाते हैं और अपने आप को शुद्ध सनातनी हिंदू बताते हैं, और एक वो है जो अपने आप को, और जो बाबर को अपना पूर्वज मानती है, जो बाबर को अपना पूर्वज कहती है। तुलना कैसे हो सकती है? कहाँ
कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जो भी सज्जन तथा कथित लेडी आयरन का गुणगान करने में लगे हैं, जो इनका महिमा मंडन कर रहे हैं, ये वही महान महान नेत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान में से 26 से चित्रों को हटा दिया था, 26 चित्रों को गायब कर दिया था। और इन 26 चित्रों का संबंध सनातन हिंदू धर्म और माँ भारती भारतवर्ष के वास्तविक उज्जवल गौरवमय इतिहास से है, जिसे उन्होंने हटाने का महापाप किया था। और इन 26 चित्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, माँ सीता, बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान, भगवान श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और सम्राट अशोक की तस्वीर हुआ करती थी। और इसकी जगह पर उन्होंने सम्राट अकबर की तस्वीर को लगा दिया, उसका महिमा मंडन करने का कार्य किया। वही अकबर था जिसने एक ही रात में 3 लाख हिंदुओं का नृशंस हत्या करने का कार्य किया था। तो अब आप ही अपनी अंतरात्मा से बताएं कि क्या ऐसी नेत्री का महिमा मंडन किया जा सकता है? क्या ऐसे नेत्री महिमा मंडन करने के अधिकारी है या नहीं? क्या इनका गुणगान किया जाना चाहिए या इनकी तीव्र भर्त्सना की जानी चाहिए? क्या ऐसी नेत्री को हम लेडी आयरन कह सकते हैं या नहीं? और जो भी श्रीमती इंदिरा गांधी को ये कहते हैं कि ये लेडी आयरन थी और कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुलना हो ही नहीं सकती है। तो ये वही लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का काम किया था। और इस बात का खुलासा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का काम किया था, ऑफर देने का काम किया था, इस बात का खुलासा विकीलीक्स के द्वारा किया गया है। तो तुलना कैसे हो सकती है? एक वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान से चिर प्रतिद्वंदी, जो भारत का मुख्य दुश्मन है, उसे ऑक्सीजन देने का काम करती थी। और वर्तमान में वो प्रधानमंत्री है जो पाकिस्तान को घुटनों पिलाने का काम कर रहा है। तो तुलना कैसे हो सकती है? कहाँ पाकिस्तान से चिर प्रतिद्वंदी देश को ऑक्सीजन देने वाली नेत्री और कहाँ उसे घुटनों पर लाने वाला वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वर्तमान में जो भी सीज फायर हुआ है वो अभी आधा सच परोसा जा रहा है, पूरा सच परोसा नहीं जा रहा है। भारतवर्ष के इतिहास में 3 अवसरों पर सीज फायर हुआ। पहली बार जब सीज फायर हुआ था उस समय प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथाकथित चाचा। ये बात और है, चाचा की कोई गुण भी नहीं थे और इनके अनेकों औरतों से नाजायज संबंध थे, जिसके कारण से इनकी STD नामक बीमारी से मृत्यु हुई थी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से मृत्यु हुई थी। तो पहला जो सीज फायर हुआ था सन 1948 ईस्वी में हुआ था और दूसरा सीज फायर जो हुआ था सन 1965 ईस्वी में सीज फायर हुआ था। पहला जब सीज फायर हुआ था तो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 1965 में जब सीज फायर हुआ था हमारे से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे लाल बहादुर शास्त्री। और तीसरी बार जो सीज फायर हुआ 10 मई 2025 को, इस समय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं तथा क्षमा कीजिएगा, तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पहली सीज फायर जब हुई थी तो भारतीय सेना जीत रही थी और वो लाहौर तक पहुंच गई थी और ऐसे में तथाकथित पंडित पहले ऐसे व्यक्ति थे
भारत विश्व के इतिहास में पहली बार जीतती हुई सेना ने सीज फायर किया था। जीतती हुई देश से के द्वारा सीज फायर किया गया था और भारतीय सेना को वहां से वापस से लौटना पड़ा था। और वर्तमान में जो सीज फायर हुआ है, एक हारता हुआ गिराता हुआ देश जो कि सीज फायर के लिए भीख मांग रहा था और तब जाकर के सीज फायर हुआ। हालांकि अगर हमारी राय पूछी जाए या हम जितने भी भारतीयों की राय पूछी जाए तो पाकिस्तान जैसा देश दया के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इस पर क्षमा किया ही नहीं जा सकता और ये भरोसे के लायक भी नहीं है। और 1965 में जो युद्ध हुआ, 1965 में जब युद्ध हुआ था और 1965 में जब सीज फायर हुआ था, इसके बारे में ये कांग्रेसी कभी खुलकर नहीं बताते कि उस समय क्या हुआ था। 1965 ईस्वी में जब सीज फायर हुई थी तो उसमें सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता को परिवार सहित हवाई फायरिंग में मार गिराया था। सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम होने के बावजूद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता को परिवार समेत हवाई फायरिंग में पाकिस्तान ने मार गिराया था। जबकि वर्तमान में सीज फायर होने के बावजूद भी हमारी माँ भारती के जांबाज सैनिक सेना पूनम साहू सकुशल वापस लौट आए हैं। तो ये अंतर है पहले की और आज की सीज फायर में। जिस इंदिरा गांधी को लेडी आयरन बताया जा रहा है, ये ऐसी तानाशाह हिंदू द्रोही महिला थी जिसने 5000 हिंदू साधु संतों सन्यासियों का नरसंहार करवा दिया था। और यह बात 7 नवंबर 1966 ईस्वी की है। तो 7 नवंबर 1966 ईस्वी में जिससे आप लेडी आयरन कह रहे हैं, ये वही नेत्री थी जिनके शासनकाल में हमारे हिंदू द्रोही नेत्री के कारण से 5000 हिंदू साधु संतों की हत्या कर दी गई थी। और तब इंदिरा गांधी की सरकार ने सिर्फ यह आंकड़ा बताया था कि सिर्फ 250 हिंदू साधु संतों की हत्या की गई थी, जबकि वास्तविकता तो यह थी कि 5000 हिंदू साधु संतों की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, 5000 हिंदू साधु संतों की हत्या कर दी गई थी। तो क्या इसलिए इन्हें लेडी आयरन कहा जाए? बल्कि इसे लेडी आयरन तो नहीं, लेकिन इसे निर्मम तानाशाही प्रधानमंत्री के रूप में अवश्य नहीं याद रखा जाएगा, क्योंकि इनके शासनकाल में ही हमारे 5000 हिंदू साधु संतों की हत्या की गई और इमरजेंसी भी इन्हीं के समय में लगा था और नसबंदी भी की गई थी और सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी की गई थी। और यह ज्ञात हो कि जब 5000 साधु संतों की हत्या की गई थी, क्योंकि ये सभी साधु संत सन्यासियों के द्वारा गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग की जा रही थी और गौ हत्या को प्रतिबंधित करने की क्या आंदोलन का प्रतिनिधित्व करपात्री जी महाराज कर रहे थे। तो जो भी तथाकथित बुद्धिजीवी, पत्रकार, दलाल मीडिया और गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 70 वर्षों से एक खास परिवार की गोदी में बैठ के काम करने वाले, जो 70 साल से एक ही परिवार के गोद में बैठकर जो पत्रकारिता करने का काम कर रहे थे, उनके मुख से ही आज गोदी मीडिया का मुखारबिंद हो रहा है। तो गोदी मीडिया कौन है, ये सबको पता है। तो इस तथाकथित श्रीमती इंदिरा गांधी के वास्तविक इतिहास को लेकर के मैं 3 पुस्तकों का संदर्भ आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आप अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वास्तव में भारतवर्ष के इस
इतिहास में कैसे कैसे प्रधानमंत्री के पद पर लोग रहे हैं। पहला पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट इनफ। इसके पृष्ठ संख्या 42 और पृष्ठ संख्या 144 को तो अवश्य पढ़ें। यदि आप वन लाइफ इज नॉट इनफ के पृष्ठ संख्या 42 और 144 को अध्ययन करते हैं तो इसमें इस पुस्तक के लेखक हैं कुंवर नटवर सिंह, जो कि कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ के पृष्ठ संख्या 42 और 144 में वर्णित है कि श्रीमती इंदिरा गांधी और रमना बेगम अफगानिस्तान में स्थित बाग बाबर भी गई थी। बाग बाबर वो जगह है जहाँ पर कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर को दफनाया गया था। ये बाबर वही था जिसे कि पहली बार इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, पर इसके वसीयत के मुताबिक यह हिंदुओं और भारतीयों से नफरत करता था और उसने अपने वसीयत में लिख रखा था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया और जहाँ से दफनाया गया उसका नाम है बाग बाबर। और बाग बाबर में दफनाए जाने के पीछे का मुख्य लक्ष्य अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना था। तो अब यदि मैं इन्हें मैमुना बेगम कहता हूँ तो इससे जो भी इस बात से चिढ़ते हैं कि आप मैमुना बेगम ने न कहें, उन्हें उत्तर प्राप्त हो गया होगा कि मैं इन्हें मैमुना बेगम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वही श्रीमती इंदिरा गांधी उर्फ मैमुना बेगम हैं जो कि बाबर को अपना पूर्वज मानती थी। दूसरी पुस्तक का नाम है, जिसे कि आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस पुस्तक का नाम है ओपन सीक्रेट। और ओपन सीक्रेट पुस्तक के जो लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मलय कृष्णधर। जी हाँ, मलय कृष्णधर। लेडी आयरन, ये क्या लेडी आयरन लगा रखा है? क्या ये इसलिए आयरन लेडी थी कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से घबरा कर डर कर जयप्रकाश नारायण को स्लो पॉइजनिंग देकर मरवा दिया था, उनकी हत्या करवा दी थी। और इस बात को जयप्रकाश नारायण के वकील के द्वारा कहा गया था। और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल भी हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के कारण जेल भी हुई थी। और जब इन्हें जेल हुई थी, कारागार की सजा सुनाई गई थी, तो इन्होंने अर्थात श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था आपको पता है? तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह बात सन 1978 ईस्वी की है। तो 1978 ईस्वी में दो व्यक्तियों ने मिलकर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी को हाईजैक कर लिया था। जिन दो व्यक्तियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक किया था, उनका नाम था देवेंद्र पांडे और भोलानाथ पांडे। और तब आपकी चहेती जिनका गुणगान कर रहे हैं, जिनका आप महिमा मंडन कर रहे हैं और जिन्हें आप लेडी आयरन कहकर पुकारते हैं, इन दोनों अपराधियों देवेंद्र पांडे और भोलानाथ पांडे को कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने का टिकट प्रदान किया गया था, जबकि यह सर्वविदित है कि ऐसी कारस्तानियों को अंजाम देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जबकि हुआ क्या, इन्हें कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया। तो क्या आप ऐसे ऐसे कारनामों के लिए इनका महिमा मंडन करेंगे और इन्हें आप लेडी आयरन बताएंगे? और जिनका महिमा मंडन आप कर रहे हैं और जिसे आप लेडी आयरन बताने में लगे हुए हैं, ये वही श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिनका चरित्र इतना उज्ज्वल था, इतना अच्छा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतना अच्छा उज्ज्वल चरित्र था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें शांति निकेतन से बाहर का सा दिखा दिया था। और इनकी का चरित्र को जानने के लिए M.O. मथाई द्वारा लिखित पुस्तक का अवश्य अध्ययन करें।
इनके बारे में एम.ओ. मथाई ने यह कहा था कि जिस दिन इंदिरा गांधी को मैंने दूसरे मर्द के साथ देखा, उसी दिन से श्रीमती इंदिरा गांधी और मेरे बीच संबंध जो 12 वर्षों से चला रहा था का पटाक्षेप हो गया। इसका पटाक्षेप हो गया और जिनसे हमारे और इंदिरा गांधी के संबंध खत्म हो गए। आखिर किस लिए और किस आधार पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को लेडी आयरन कहा जाए? क्या ऐसे गुण थे कि इन्हें लेडी आयरन कहा जाए? ये वही तथाकथित लेडी आयरन है जिन्होंने भारतीय सेनाओं की बहुत बड़ी समस्या जो OROP थी, वन रैंक वन पेंशन, उन्हें लटकाने अटकाने और भटकाने का काम किया। भला हो कि इस हमारी भारतीय सेना जो हिंद की सेना, इनकी मांग को पूरा करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्होंने उनकी इस मांग को पूरा किया। यानी वन रैंक वन पेंशन को फुलफिल करने का, उनकी इस मांग को पूरा करने का काम नरेंद्र दामोदर मोदी ने किया था। तो आपका कहना तो सही है कि तुलना कैसे हो सकती है, कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से तुलना कैसे हो सकती है? ये वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 1971 ईस्वी में भारत को जीत दिलाने के बाद सेम मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने पद से हटा दिया था। उनकी अर्थात सेम मानेकशॉ की पेंशन बंद कर दी थी। क्योंकि सेम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी के मुंह पर उन्हें सच बताया था कि शिमला समझौता के बाद भुट्टो ने तुम्हें बंदर बना दिया था। तो एक बंदर को लेडी आयरन कैसे कहा जा सकता है, जिसने 93,000 पाकिस्तानी सेना को 6 महीने तक के बैठाकर खिलाया पिलाया हो और बदले में पीओके वापस नहीं ला पाई हो, पीओके वापस ला नहीं पाई हो, और 54 हमारी भारतीय सेना जो पाकिस्तान की गिरफ्त में थे, उनके कब्जे में थे, उन्हें वापस नहीं ला पाए, तो किस बात की लेडी आयरन? और नसबंदी कराने, और आपका कहना सही है कि कहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक वो जो चुन चुन कर हिंदुओं का नसबंदी करवाया हो जिसने, और जिसने आपातकाल घोषित किया हो, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो हैं जिन्होंने 500 वर्षों से लटका और भटकाया हुआ मुद्दा राम मंदिर का जो स्वप्न था सनातनियों का, उन्होंने पूर्ण किया। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुलना कैसे हो सकती है? जय श्री राम।